नाम है सर आपका? सबसे पहले तो मैं आप लोगों का नेशनल स्पीक चैनल का बहुत-बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप हमारा साक्षात्कार लेने के लिए यहाँ पे पधारे हैं और आपके दर्शकों को भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। मैं कल्याण भंडारी, आम आदमी पार्टी राज्य प्रवक्ता का दायित्व जो है वो पार्टी ने जो दिया हुआ मैं उसको निभा रहा हूँ। और जो काम पार्टी देती है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात हो, प्रिंट मीडिया की बात हो, डिजिटल मीडिया की बात हो या सोशल मीडिया की बात हो, तो पार्टी की नीतियों और कार्यक्रमों को इन माध्यमों तक ले जाना जो है वो मेरा कार्य रहता है। तो उसको मैं निष्ठापूर्वक निभा रहा हूँ और पार्टी समय-समय पर काम देती है तो हम उसको बड़े सलीके के साथ और बड़ी कर्तव्यपरायणता के साथ जो है उसको निभाने का काम करते हैं। अच्छा, क्या लग रहा है सर इस बारी हिमाचल में क्या माहौल चल रहा है अभी? देखिए, हिमाचल में जिस तरह से आम आदमी पार्टी की सक्रियता 2 सालों से जो बढ़ी है, उसमें दोनों जो रिवायती पार्टियां हैं, कांग्रेस और भाजपा, इन दोनों के जो सियासी ज़मीन है, इनको खिसकती हुई नज़र आ रही है। मैं 2 साल पहले लेकर चलूँगा आपको कि जब पार्टी ने एक नए प्रभारी हिमाचल प्रदेश में आम आदमी पार्टी की तरफ से यहाँ पे नियुक्त किए, आदरणीय श्री रत्नेश गुप्ता जी। तो मैंने उन्हीं की मौजूदगी में मैंने पार्टी में पहले सितंबर 2020 को मैंने ज्वाइन किया था। पार्टी ने उस टाइम कोरोना काल चला हुआ था और दिल्ली से लगभग 500 ऑक्सीमीटर हिमाचल प्रदेश में उन्होंने भेजे कि पार्टी पहले लोगों के बीच में जाए, उनका ऑक्सीजन लेवल चेक करे और अगर किसी का 90 से अगर ऑक्सीजन लेवल जो है वो कम होता है तो उनको सलाह दें या अस्पताल तक जाने में उनकी मदद करें। तो हमारी पार्टी ने लगभग 4 लाख लोगों का ऑक्सीजन लेवल जो था वो हमने चेक किया था। तो इससे पार्टी की ज्यों-ज्यों सक्रियता बढ़ती चली गई और जो भी हिमाचल के जो मुद्दे थे, तो उस वक़्त ही पार्टी ने मेरे को दायित्व दिया था प्रवक्ता का, तो हमने उनको अखबारों में, प्रिंट मीडिया में हर जगह उनको उठाया और उससे लोगों में एक नया उत्साह, नई उमंग जो है वो या आकर्षण जो है वो आम आदमी पार्टी के प्रति हुआ। और उसी सक्रियता और स्वीकार्यता के चलते जो है वो दोनों पार्टियां जो थी वो आम आदमी के ऊपर सियासी हमले करने उन्होंने शुरू कर दी। जबकि हम काम की राजनीति की बात करते हैं, हम एक दूसरे के ऊपर सियासी कटाक्ष या सियासी हमला करने की हमारी मंशा नहीं रहती है। तो इन्हीं बातों को लेकर जब ये पंजाब के जब नतीजे सामने आए और पंजाब में जो लैंडस्लाइड विक्ट्री आम आदमी पार्टी की हुई है, एक ब्रूट मैंडेट आम आदमी पार्टी को जो मिला है, तो उसके बाद एकदम से हिमाचल प्रदेश में इतना लोगों में उत्साह फैला और बहुत से लोग हज़ारों की संख्या में रोज़ पार्टी का दामन जो है वो थामने लगे। और इसी बीच दिल्ली के शीर्ष नेतृत्व में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने दुनिया के, मैं कहूँगा कि बेस्ट स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को चुनाव प्रभारी बनाकर हिमाचल में भेजा। और मुझे याद है कि 13 मार्च को वो शिमला में आए और उसके बाद जो जनाधार पार्टी का जो बढ़ने लगा, उससे ये दोनों पार्टियां बहुत ही तिलमिला गई। और आज की तारीख में आप देखिए कि कोने-कोने में हिमाचल प्रदेश का वॉलंटियर, आम आदमी पार्टी का वॉलंटियर कार्यकर्ता जो है वो लोगों के बीच में पहुंच चुका हुआ है और बहुत से लोग हमारे साथ जुड़े हैं और एक पार्टी का बहुत बड़ा मजबूत संगठन जो है वो बनकर तैयार हुआ है। अच्छा सर, क्या लग रहा है इस बारी हिमाचल में आप पार्टी कितनी सीटों पर लड़ेगी? हम पूरे के पूरे 68 जो कॉन्स्टिट्यूंसीज है, असेंबली सेगमेंट्स हैं, उसमें पूरे दमखम के साथ पार्टी जो है चुनाव में उतर रही है। अच्छा सर, जैसे सभी पार्टियों में लग रहा है कि भी टिकटों का बंटवारे के लिए आवेदन आ गए हैं, छटनी चालू हो गई है कई जगह, जी, कुछ सिलेक्टेड भी हैं हो गए हैं कई जगह। जी। तो आप पार्टी में इस तरीके की हलचल नज़र नहीं आ रही, लेकिन जो हम कांगड़ा का हमने ज़मीनी दौरा किया जब, तो हमें लोगों कैंडिडेटों से भी, आपके कैंडिडेटों से मिलने का मौका मिला, लेकिन बहुत उत्सुकता है उनमें, टिकट का फाइनल नहीं होने से वो भ्रम की स्थिति में है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि लास्ट टाइम आते-आते आप लोग कहीं कहीं दिक्कत आए? इस संबंध में मेरा इतना कहना है कि पार्टी जो है, आम आदमी पार्टी एक बड़े साइंटिफिक मैकेनिज्म के साथ जो है वो कैंडिडेट सिलेक्शन की तरफ जो है वो आगे बढ़ती है। पार्टी अपने लेवल पे इंटरनल सर्वे भी करवाती है, फीडबैक भी लोगों से लेती है, पदाधिकारियों से भी लेती है और ये सिलसिला जो है वो पार्टी का चला हुआ है। जहाँ तक आप भ्रम की स्थिति की बात कर रहे हैं, तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि वेरी शॉर्टली जो है वो हमारी पहली लिस्ट जो है वो
कैंडिडेट जो है वो डिक्लेयर होने जा रही है, और उन दोनों पार्टियों से हम पहली लिस्ट जो है वो हम निकाल देंगे। तो ठीक है, जो लोग एस्पिरेंट हैं, जो पार्टी में चाहते हैं कि वो चुनाव लड़ें, स्वाभाविक है कि उनकी बेसब्री और उनकी जिज्ञासा को हम समझ सकते हैं, लेकिन पार्टी का अपना तौर तरीका है और बड़े सोच समझ के जो है वो एक बड़े सही प्रत्याशी जो है, एक जिनकी साख समाज में अच्छी है या विनेबिलिटी है जिनकी, उनको मैदान में उतारेगी। अच्छा, क्या आप सर खुद कांगड़ा से बिलोंग करते हैं सर? जी, मैं कांगड़ा विधानसभा से और ताल्लुक रखता हूँ। अच्छा, क्या लग रहा है कांगड़ा विधानसभा में क्या मुद्दे हैं इस बार? देखिए, हमारी पार्टी के जो काम की राजनीति की बात जैसे मैंने पहले की आपको, तो मेन प्रायोरिटी हमारी शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, जो इंसान की मूलभूत ज़रूरतें हैं, हम उनके ऊपर ही इन प्राथमिकताओं को लेकर जो है वो लोगों के बीच में जा रहे हैं, और लोगों को ये हमारा जो एजेंडा है, ये हमारी जो प्राथमिकताएं हैं, वो लोगों को बहुत पसंद आ रही है। उदाहरण के तौर पर आज मैं ये कहूँ कि आम आदमी पार्टी ने जिस तरह से शिक्षा को सर्वोपरि रखा है, स्वास्थ्य को सर्वोपरि रखा है, आज दूसरी पार्टियां भी शिक्षा के ऊपर पहली बार हो रहा है। ये मैं भी अपनी ज़िंदगी में पहली बार देख रहा कि शिक्षा के ऊपर लोग जो है वो बात करने शुरू हो गए। मैं आज ही का एग्जांपल आपको दूंगा कि देश के गृह मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी गुजरात में 4 स्मार्ट स्कूलों का उद्घाटन कर रहे हैं। ये पहली बार देखने को आ रहा है, शिक्षा के ऊपर बात हो रही है। आज हमारे सुरेश भारद्वाज जी हैं हिमाचल के मंत्री, वो कह रहे हैं कि एजुकेशन जो है वो हमारी गवर्नमेंट के लिए प्रायोरिटी है। 5 साल से पहले उनके पास प्रायोरिटी नहीं थी। तो हमारे जो मुद्दे हैं, जो कांगड़ा के कोई विशेष मुद्दे नहीं हैं, पूरे हिमाचल के मुद्दे हैं। शिक्षा व्यवस्था को हम सुधारेंगे, इसमें दो राय नहीं कि हम साक्षरता में हम देश में दूसरे नंबर पे हैं, लेकिन हम क्वालिटी एजुकेशन की बात करते हैं, शिक्षा की गुणवत्ता की बात करते हैं। और जो स्कूलों में जो बदहाली की स्थिति है, मैं कांगड़ा का विधानसभा की अगर मैं बात करूं तो ये मेरे पड़ोस में ही अभी स्कूल से निकल के आए हम, सीनियर सेकेंडरी स्कूल दौलतपुर है। यहाँ से लगभग 22 साल पहले एक बिल्डिंग का काम शुरू हुआ था। मेरा आपसे भी निवेदन है कि जाती बार आप उस बिल्डिंग को कवर करें, आप देखिएगा, वहाँ पे शिलान्यास पट्टिका लगी है। उस वक़्त के तत्कालीन कृषि मंत्री थे स्वर्गीय चौधरी विद्यासागर के नाम की पट्टिका लगी है 1999 की, और वो बिल्डिंग आज भी अधूरी खड़ी है। इसी तरह यहाँ से आगे जाएं आप, सीनियर सेकेंडरी स्कूल रानीताल है, वहाँ पे 2015 में एक बिल्डिंग का काम शुरू हुआ है। आज तक वो बिल्डिंग जो है पूरी नहीं हो पाई है। तो ये बदहाली है। हम ये ने इस तरह के मुद्दे उठाए हैं। एक यहीं के साथ में मेरे पड़ोस का एक स्कूल है, प्राइमरी स्कूल है, वहाँ एक टीचर 5 क्लासेस को पढ़ा रहा है, और मैं उस टीचर को सलाम करता हूँ। सहयोग बस वो टीचर जो है वो मेरा ही स्टूडेंट है, +2 मैंने ही उसको पढ़ाया हुआ है, तो बहुत अच्छा काम कर रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं शिक्षा के साथ जो है वो जो गुणवत्ता के साथ जो है समझौता तो हो ही रहा है। तो ये मुद्दे हैं हमारे शिक्षा, स्वास्थ्य को लेकर और बिजली और पानी को लेकर। पानी की बात यहाँ पे कई बार कहते हैं हम, लोग ये दूसरी पार्टियों के प्रतिनिधि ये कहते रहते हैं कि 24 घंटे पानी की बात करते हैं, 24 घंटे से पानी की बात करते हैं। आप यहीं थोड़ा सा इलाके में मेरे पड़ोस में आए तो उनको पूछना पानी आए वो कितने दिन हो गए। तो ये सारा का सारा जो है वो लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, जुमले करते हैं, और जुमले की फैक्ट्रियाँ तैयार हो रही है, वहाँ से जुमले निकल रहे हैं। आज बात कर रहे हैं, 5 साल होने के बाद बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की और कांग्रेस की, हम ये करेंगे। वो ये नहीं कर रहे हैं कि हमने 5 साल क्या किया, उसके ऊपर हमारे को वोट दीजिए। सर, मैं ये बात कर रहा था कि कांगड़ा विधानसभा से पवन काजल जी पिछले 10 साल से यहाँ हैं, वर्किंग कर रहे हैं। जी जी। तो 10 साल में वो कहते हैं कि मेरा पहले इंडिपेंडेंट लड़ा था, तो उसके बाद मैं कांग्रेस में आया और अब बीजेपी में, तो मेरे विधानसभा का विकास नहीं हुआ। क्या लग रहा है उनके जो 15 साल का वर्किंग है, उसमें उनके काम को अगर देखें तो कितना नंबर देंगे 10 में से उनको? देखिए सर, नंबर तो मैं नहीं दूंगा उनको। नंबर देने वाले मैं नहीं समझता कि मेरी हैसियत है, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि पहली मर्तबा जो निर्दलीय चुनाव लड़े थे वो, उसके बाद वो एसोसिएट मेंबर बने वो कांग्रेस के जी। तो सत्ता सुख तो उन्होंने भोगा है। अब जब दूसरी बार का चुनाव था तो पर चांस जो रिवायती पार्टियां हैं, 5-5 साल की बारी का जो प्रथा है, यहाँ पे अदला बदली की व्यवस्था यहाँ पे बनी हुई है पारंपरिक तरीके से, तो उसमें वो कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गई और भाजपा सत्तासीन हो गई। तो इन लोगों ने एक ही विधायक पवन काजल जी ने एक ही रट पकड़ ली कि अब तो मेरी सरकार नहीं है।
जबकि मेरा मानना है, मैं शिक्षा विभाग से भी रिटायर हुआ हूँ, मुझे पता है कि एक जनप्रतिनिधि का, एक एमएलए का, एक एडिशनल सेक्रेटरी इसके बराबर पावर होती है। तो केवल और केवल उन्होंने ये प्रिटेक्स्ट ले लिया, एक ये बहानेबाजी में कहूँगा कि ये लड़की मेरी सरकार ने, तो उन्होंने कुछ भी काम नहीं किया हुआ। अब जब लोग हिसाब किताब मांग रहे हैं तो पता नहीं ना जाने किस भय के साथ क्या मजबूरियां रही होंगी, आज उन्होंने एकदम से पाला बदल के जो है वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। तो इसमें मैं ज़्यादा टिप्पणी तो नहीं करना चाहूँगा, लेकिन अब ये वो कह रहे हैं कि जैसे कल ही उनका मैं बयान पढ़ रहा था कि हिमाचल में विपक्ष मुद्दाविहीन है, तो ये पहले विपक्ष में ही थे, आज सत्ता पक्ष में कैसे हो गया? 10 दिन पहले ज्वाइन किए तो आज सत्ता पक्ष में हो गए। अब ये कह रहे हैं कि 1 महीने में प्रोग्राम कराऊंगा, सारे काम जो है शुरू हो जाएंगे। तो ये कौन सी जादू की छड़ी है, वो 1 महीने में ये काम जो है वो कर देंगे वो। तो हमारा तो केवल ये मानना कि जनता ने इस बार मन बनाया है, बदलाव की स्थिति के ऊपर आ गए हैं। 30 साल कांग्रेस ने राज किया हिमाचल प्रदेश में, 20 साल भाजपा ने राज किया है। लोग देख रहे हैं कि एक बार एक मौका जो है, जो हम आम आदमी पार्टी का हर वॉलंटियर, हर पदाधिकारी और हर शीर्ष नेता यही कह रहा है कि एक मौका केजरीवाल को दीजिए। अगर हम काम नहीं करेंगे तो नेक्स्ट टाइम हम वोट नहीं मांगेंगे, काम के नाम के ऊपर वोट मांगेंगे। और आपको याद होगा कि दिल्ली में जब 2020 में अरविंद केजरीवाल ने चुनाव लड़ा तो एक बहुत ही सियासी हिम्मत का परिचय उन्होंने दिया। उन्होंने जनता के बीच में जाकर ये कहा कि आपको लगता है कि अगर मैंने काम किए तो मुझे वोट दीजिएगा, काम नहीं किया तो वोट ना दीजिएगा। इतनी हिम्मत आज़ाद भारत के किसी भी नेता में मैंने आज तक नहीं देखी। इसलिए हम केजरीवाल के फैन हैं और उनकी नीतियों के ऊपर चलते हैं, वो हमारे प्रेरणा स्रोत हैं। सर एक अंतिम क्वेश्चन। जी सर। कि भी जैसे आप पार्टी है तो पंजाब में उन्होंने भगवंत मान जी को सीएम घोषित किया जी। हिमाचल में अभी वो ग्राउंड लेवल पे ही है और अभी तक किसी को घोषित नहीं किया। क्या आपको नहीं लग रहा है कि बाकी पार्टी ने घोषित लगभग कर दिए हैं तो अनऑफिशियली, तो लेकिन क्या लग रहा है कि आप पार्टी पिछड़ तो नहीं रही इसमें? नहीं सर, मैं इसमें फिर मैं वही बात कहूँगा कि पार्टी इससे पहले दोनों पार्टियां हमें ये कहती थी कि इनका संगठन नहीं है। आज भी ये लोग कहते हैं कि इनका संगठन नहीं है। तो पहले तो मैं ये स्थिति स्पष्ट कर दूं कि आज की तारीख में हिमाचल प्रदेश में जितना आम आदमी पार्टी का संगठन है शायद ही दूसरी पार्टी के पास हो। भाजपा के बिल्कुल मुकाबले हमारा पैरेलल समानांतर जो है वो हमारा संगठन जो है वो खड़ा हो गया हुआ है। आप राज्य स्तर की कार्यकारिणी लीजिए, आप लोकसभा क्षेत्रों की स्तर की आप कार्यकारिणी लीजिए, जिला स्तर की कार्यकारिणी लीजिए, विधानसभा स्तर तक हमने 4-4 संगठन मंत्री बनाए हैं, उनको पंचायतें बांटी हैं और हर पंचायत में जाकर जो है वो हमने पंचायत प्रमुख बनाए हैं, उप प्रमुख बनाए हैं, सेक्रेटरीज बनाए हैं और उनके आगे हर गांव में, हर वार्ड में 11 मेंबरी कमेटी बनाई है। तो एक बहुत विशाल संगठन जो है वो आम आदमी पार्टी ने खड़ा किया हुआ है। रही बात आपके प्रश्न की चेहरे की बात है, तो चेहरा तो इट इज़ टू अर्ली टू डिक्लेयर एनी फेस फॉर द फोर्थ कमिंग असेंबली इलेक्शंस। लेकिन पार्टी देखेगी, पार्टी अपने तरीके से लोगों से राय मशवरा करके, लोगों से फीडबैक लेके, इनपुट लेके जो है जैसे पंजाब में उन्होंने अंतिम समय में डिक्लेयर किया था भगवंत मान जी को, लोगों से रायशुमारी करवाई थी, तो हो सकता है कि उसी तर्ज के ऊपर हिमाचल में भी ऐसा होगा और लोगों से पूछ के ही लोग खुद तय करेंगे। लोग खुद इलेक्शन लड़ रहे हैं, आम आदमी पार्टी इलेक्शन नहीं लड़ रही है इस बार, आम जनता जो है वो इलेक्शन लड़ रही है। गुजरात में भी आप देखिएगा और हिमाचल में भी आप देखिएगा। और मैं साथ में ये बात बड़े बलपूर्वक ये कहना चाहूँगा कि कम से कम कांग्रेस जो है वो लगभग अपने आप को वो पीछे मान चुकी है। अब लड़ाई जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है, आम आदमी पार्टी की। और भारतीय जनता पार्टी के जो 2 ट्विन टावर हैं सत्ता के, गुजरात और हिमाचल प्रदेश, ये दोनों जो है वो राजनीतिक रूप से इनका ध्वस्तीकरण होने जा रहा है, ये डिमोलिश होने जा रहे हैं। और भाजपा के लिए दोनों चुनाव जीतना जो है वो उनके लिए नाक का सवाल बना हुआ है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश से राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी आते हैं और गुजरात से माननीय प्रधानमंत्री और गृह मंत्री, इनका अपना इलाका है। तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी की जो पक्ष में एक किस्म की जो लहर चलने शुरू हो गई है, इससे भयभीत हो गई है खासकर भारतीय जनता पार्टी। अच्छा, क्या लग रहा है सर, हिमाचल में 68 में से कितनी सीटें आप पार्टी को दे रहे हैं? जिस ढंग से हमें लग रहा कि आम आदमी पार्टी आने वाले समय जो है वो हिमाचल प्रदेश में सत्तासीन होकर रहेगी, ऐसा आभास या ऐसी हवाएं जो हैं या ऐसी बयार जो है वो चलने जो है वो शुरू हो गई है।
थैंक यू सर, थैंक यू भंडारी साहब। ये हमारे थे आप पार्टी के, उनसे बात हो रही थी और इन्होंने अपनी आप पार्टी के बारे में पक्ष रखा कि किस तरीके से कार्य कर रही है हिमाचल में और काफ़ी सीटें निकालने की तैयारी में है। तो ये मेरे साथ थे, तो धन्यवाद सर आपका दोबारा से। थैंक यू।